Hello everyone. So today we have Mohit with us. First list आने के बाद इनको NLU उड़ीसा मिली हुई है. So Mohit, congratulations at first. थैंक यू सो मच सर. बात करेंगे ज़रा आज हमारे आपके प्रिपरेशन प्लान पे. How was what was your mindset स्पेशली एग्ज़ाम के दिन, क्योंकि कुछ चेंजेस जो हुई थी पेपर वाले दिन तो उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिस्टर्बेंस हुई. लेकिन स्टार्टिंग से लेके चलते हैं कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करा था, है ना, कि भाई यहाँ इस टाइम पे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा, उस मोमेंट पे आपके दिमाग में क्या टारगेट, क्या प्लान्स थे? सबसे पहली चीज़, आई गेस यू आर इन दैट फाउंडेशन बैच. यस सर. तो पूरा टाइम आपने दिया अपने प्रिपरेशन, अपने जर्नी को. यस सर. टेल मी दैट मोमेंट व्हेन यू डिसाइडेड कि हाँ मेरे को अभी करना है, आपने ज्वाइन किया. क्या उस समय आपने दिमाग में रखा हुआ था क्लैट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर, क्लैट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक जो क्लैट का एस्पिरेंट होता है वो ये सोचता है कि उसे मतलब टॉप NLU मिले, NLS, बेंगलोर, नालसा तो वो उन्हीं के लिए एम करता है. तो ऑब्वियसली मेरा भी एम वही था. और प्रेपरेशन में आई विल बी ऑनेस्ट, फैकल्टी का बहुत सपोर्ट था, जैसे आपका एंड ऑफ कोर्स जो जनरल नॉलेज की कनिका मैम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. उनका पढ़ाने का तरीका लिटरली इट वाज अमेजिंग. एंड थैंक यू. मेरा भी जो वो था एम था, जो वो भी नालसारी था या नालसारी या NLS. लेकिन मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा कि मेरा भी थोड़ा 10 नंबर कम रह गए. तो NLU उड़ीसा मिला. लेकिन बट आई विल बी ऑनेस्ट, मेरे को खुद से भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरे को NLU उड़ीसा मिल जाएगा, क्योंकि जो इम्पैक्ट था एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम वाले दिन, सो इट वाज अ बिग शॉक फॉर एवरीवन. सो उसके साथ कोप अप करना एंड देन मूविंग ऑन सही रहा. अच्छा, तो अब जैसे एग्ज़ाम वाले दिन की बात हुई और आपने कहा कि मेरे को एक शॉक भी लगा थोड़ा सा, बट वो क्या शॉक पॉजिटिव वे में गई फॉर यू स्पेशली? क्योंकि अगर मैं अगेन रीजनिंग अपने सब्जेक्ट पे आके बात करूं तो रीजनिंग में हर कोई सोचता है कि भाई क्लैट है, क्रिटिकल रीजनिंग, और वही होती आ रही है पिछले 5-6 ईयर्स से. अभी इस साल अचानक से क्रिटिकल के नाम पे ऑलमोस्ट कुछ नहीं था. वो एक केस स्टडी थी मेरे ख्याल से, वो भी क्रिटिकल क्या ही थी, उसमें भी क्रिटिकल कुछ था नहीं. तो क्या वहाँ पे माइंडसेट आपकी रही? किस तरीके से आपने सोचा कि नहीं अभी भी मेरा कुछ यहाँ पे बन सकता है? और वो क्या क्या चीज़ें थी जिसको देख के उस पेपर में लगा कि हाँ मैं यहाँ से स्कोर निकाल सकता हूँ? बेसिकली मैं उस दिन के आपके माइंड मैप पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इन केस अगर सपोज नेक्स्ट ईयर भी कुछ ऐसे सडन चेंजेस हो जाए पेपर के अंदर, तो स्टूडेंट्स कैसे टैकल करेंगे? सो पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जैसे जो क्लैट का एग्जाम पैटर्न रहता है वो हमेशा ऐसे रहता है कि क्रिटिकल पे मोर फोकस, ज़्यादा फोकस रीजनिंग के अंदर, और एनालिटिकल पे कम करते. लेकिन इन्होंने एकदम से इस बार शॉक दे दिया. तो जैसे शिवेंद्र सर ने कहा था कि किसी भी चीज़ को कंप्लीटली छोड़ना नहीं है. सर ने बोला था एनालिटिकल रीजनिंग का चांस नहीं है, लेकिन जितना चांस है कि नहीं आएगा उतना चांस है कि आ भी सकता है. और वही हुआ. तो जैसे सर ने बोला था कि कुछ सर्टेन टॉपिक्स बताए थे सर ने कि ये टॉपिक्स करके जाना. तो मेरे सर जैसे वो जो टॉपिक्स थे जो आपने बताए थे, कोडिंग वगैरह, सिटिंग अरेंजमेंट एंड डायरेक्शन, है ना. तो सर जैसे ये आपने बताया तो वो मैंने प्रैक्टिस करे. और उस दिन जैसे आया तो सबके लिए शौक था कि आपके लिए वो पॉजिटिव हो गया, मेरे लिए वो पॉजिटिव हो गया. क्योंकि जैसे सर ने बताया था कि पूरा प्रेपरेशन करके जाना है, तो मेरे लिए वो एक पॉजिटिव साइड पे. ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे उन्होंने एनालिटिकल के. मेरे ख्याल से कितने, एक तो वो अल्फाबेट का क्वेश्चन था 6 मार्क्स, देन ब्लड रिलेशन पूछ लिया 6, और फिर पजल भी 6. तो लगभग 18-19 तो सॉरी पजल से 7 थे. सो 18-19 क्वेश्चंस आ गए हैं एनालिटिकल. तो वो एक डिफरेंस जरूर क्रिएट करता है. खैर, अब जरा पीछे चलते हैं वापस से. व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन विथ अस लीग लाइट में, तो जैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ लगी कि हाँ ये मेरे को अप टू द मार्क मिल रहा है, अप टू द मार्क, इफ नॉट ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, सुपर डुपर हिट. तो हाँ, जैसे आपने कहा भी कि हाँ सर यहाँ फैकल्टी का सपोर्ट मेरे को सही मिला. बट अबाउट मॉक्स, क्योंकि अगेन मॉक्स के रोल, इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करता ही है मॉक. आप जब एग्जैक्ट पेपर में जाते हो तो जरा उस ड्यूरेशन की बात करते हैं, वो 6-8 महीने जो हमारे साथ आपने बिताए हैं. तो सर जो आपके साथ जितना भी जैसे मैंने टाइम स्पेंड किया आपकी फैकल्टी के साथ और इंस्टीट्यूट जो टीचर्स है, मैं ब्रैग नहीं करूँगा, ना कोई फ्लेक्स करूँगा. लिटरली जो सर का पढ़ाने का तरीका है और जितने भी
टीचर्स हैं उनका पढ़ाने का तरीका वो बहुत ही अच्छा है। और मतलब एक एक, क्योंकि जो लीगलाइट एकेडमी है वो जैसे सर बच्चे कम होते हैं, मतलब सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि बच्चे बहुत आते हैं, लेकिन सर सिर्फ इसलिए कम कर देते हैं क्योंकि ताकि हर बच्चे पे पूरा अटेंशन जा सके। हाँ, वो पॉइंट तो है, वैलिड है। हर बच्चे के लिए सर पूरा टाइम निकालते हैं। और जैसे सर ने कहा मॉक्स की, तो एवरी वीक मॉक्स होते हैं, हर वीक मॉक्स होते हैं और फिर चेकिंग। उसका इम्पैक्ट कैसा रहता है जैसे मॉक आप देते हो? क्योंकि क्लास में मैंने बहुत बार और बाकी फैकल्टीज ने भी शायद बोला होगा कि भाई मॉक देना है, पुश करते हैं कि मॉक के पीछे जाओ, लेकिन कई बार होता है ना कि हम स्टूडेंट एज एन स्टूडेंट मॉक को कैजुअली ले लेते हैं कि यार ठीक है अभी अगली बार फिर दे देंगे। वो प्रैक्टिस जो छोटी छोटी हर वीक होती है, उसका इम्पैक्ट रियल पेपर वाले दिन कैसा होता है? क्या वो इम्पोर्टेंट है या नहीं? एक वो मैसेज मेरे को जानना, सुनना, समझना यहाँ से आपसे कि क्या उन चीज़ों की जो वीकली बेसिस पे होती है, कई बार स्टूडेंट्स उसको लाइटली लेके स्किप भी करते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट है पेपर के दिन? सर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मॉक सिर्फ क्लैट के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए मॉक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मॉक्स लगाना, PYQs लगाना। और कई सारे बच्चे थे जो मतलब जैसे सर ने अभी कहा कि मॉक्स छोड़ देते हैं कि कल देना है या परसों देना है या मैं नहीं देना। और वो इसलिए भी छोड़ते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि अभी रिजल्ट मेरा आ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट ग्रुप में वो चीजें शेयर होती थी, बिल्कुल, तो उनको ये भी लग रहा है कि स्टूडेंट के सामने मेरे स्कोर जाएगा, मेरी ये परफॉर्मेंस है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो कहना वो कुछ मतलब डीमोटिवेशन तो एक अलग ही फैक्टर है, बट वो कुछ अलग ही चीज़ें चलती थी कि हाँ अभी बाकी भी मेरे स्कोर को देंगे, मेरे परफॉर्मेंस को जज करेंगे या मुझे जज करेंगे। तो जज करने वाली चीज़ें शायद होती हैं, इसकी वजह से भी वो स्किप करते थे। लेकिन अगेन इम्पॉर्टेंट तो वो है ही है सर, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें अपनी एक रियल इमेज पता चलती है कि एक पेपर का स्टैंडर्ड क्या है और अभी करंट में हमारा स्टैंडर्ड क्या चल रहा है। वो राइट। और उससे जब तक हम मौके नहीं लगाएंगे, जब तक हमें अपनी वीकनेस पता नहीं लगेगी, तब तक हम इम्प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और जब तक इम्प्रूव नहीं होगा तो ऑब्वियसली स्कोर तो आएगा ही नहीं। तो अब जैसे मैंने हार्डली यूं लगा लो 26 से 27 मॉक्स हुए होंगे सर क्लैट के, प्लस एलेट के भी अलग से हुए हैं। मैंने हार्डली 2 या 3 मॉक्स छोड़े होंगे, वो भी क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं थी। तो लेकिन ऑल इन ऑल जो मॉक्स होते हैं उसका एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है क्लैट के एग्जाम वाले दिन। राइट। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो एक ये भी होता है ना कि जब आप रेगुलर मॉक्स दे रहे होते, जैसे तुम्हारा तो पूरा कंटिन्यू रेगुलर रहा ही, आप हर एक स्टेज पे अपने आप को समझ जाते हो कि अच्छा मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, अब मेरे को यहाँ से यहाँ उठना है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है। खैर बात करते हैं, अभी आपको उड़ीसा अलॉट ऑलरेडी हो चुका है और मैंने कहा था कि भाई फ्लोट करना है जब फर्स्ट लिस्ट जिस दिन आई है आई गेस 7th को। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम या एक मैसेज जो मुझे यहाँ इस इंटरव्यू के थ्रू भी देना है, स्टूडेंट्स प्रेफरेंस लिस्ट में जो मिस्टेक्स करते हैं। बिल्कुल सर। मैंने इसको प्रेफरेंस लिस्ट कुछ दी थी जिसमें इसने कुछ इधर उधर कर दिया, और अब जिसको लेके मैं श्योर था कि शायद HNLU तो तुम्हें मिल ही जाएगा, वो अब आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपने HNLU को नीचे रख दिया है। फ्लोट में कभी भी जब आप फ्लोट करते हो तो गाइस बहुत ध्यान से ये पॉइंट सुन लेना, जब आप फ्लोट करते हो तो आपको अपग्रेडेड कॉलेज ही मिलेंगे आपकी लिस्ट में। प्रेफरेंस अपग्रेडेड का मतलब ये नहीं जो जनरल अपग्रेडेड कॉलेज है वो मिलेगी, नहीं, जो आपके प्रेफरेंस लिस्ट में आपने ऊपर जिसको रखा होगा वहां अपग्रेडेशन होती है। अगर आपने किसी अच्छे कॉलेज को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में नीचे रख दिया है, आप डाउनग्रेड नहीं कर पाओगे, पॉइंट ये है। तो यहाँ पे जैसे अभी मोहित ने HNLU को नीचे रख दिया और उड़ीसा को ऊपर रखा हुआ है, ऑलरेडी उड़ीसा इसको मिल चुका है, तो मैं समझता हूँ अब आगे HNLU तो नहीं मिलेगा। नहीं सर। जो स्कोप है वो मैं समझता हूँ भोपाल वगैरह के लिए, क्योंकि अगला आपका कॉलेज जो आपने रखा है भोपाल रखा है। यस सर। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि भोपाल मिल जाए। सेकेंड या थर्ड लिस्ट तक में चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली क्लियर हो जाएंगी। प्रेफरेंस लिस्ट क्यों चेंज किया बेटा? सर प्रेफरेंस लिस्ट सही बताऊं तो जैसे मेरे फादर ने भी रिसर्च किया था कि वो थोड़ी रिसर्च करते हैं, हाँ, करते हैं और वो थोड़ी मेरी केस में वो थोड़ी नेगेटिव साइड पर चलेगी। लिटरली मेरे को सर की बात माननी चाहिए थी, क्योंकि सर ने मेरे को पहले दिन जब रिजल्ट आया था, जब मैंने बताया था, तो सर ने पहली चीज़ ये बोली थी कि तेरे को रायपुर मिल जाएगा। अब वो मेरा बैड लक या ना समझी लगा लो कि मैंने सर की बात नहीं मानी। आपका क्लैट स्कोर चाहे कितना भी अच्छा हो, आपको कॉलेज तभी अच्छा मिलेगा जब आपकी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी होगी। बिल्कुल।
जब तक आपकी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी नहीं होगी तब तक आपका स्कोर मैटर नहीं करता। मतलब यहाँ थोड़ा सा वो कह सकते हैं कि एक जो लक वाला फैक्टर है ना, वो बहुत रोल प्ले कर जाएंगी अगर आपने लिस्ट इधर उधर कर दी तो। बिल्कुल बिल्कुल। खैर मोहित, अभी तक की चीज़ें तो भगवान की दुआ से चीज़ें ठीक चली, राइट। एंड मैं होप करता हूँ आगे जो भी कॉलेज मिले, अगर उड़ीसा तो उड़ीसा ही सही, और अगर भोपाल मिल जाता है देन ऑफ कोर्स मच बेटर। फ्यूचर के लिए क्या प्लान कर रहे हो? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी सोचते हैं कि मैं कहीं से भी एलएलबी बस कर लूँ। इस समय बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि किधर से भी एलएलबी करके निकल जाए, नीचे का कॉलेज, ऊपर का कॉलेज, नॉट एनएलयू, कुछ भी इधर उधर कहीं से भी एनएलयू क्या आपके पहले फ्यूचर प्लान्स है कि आप अपने आप को किधर 5 years डाउन द लाइन वेयर यू वांट टू सी, किधर जाना है, कॉर्पोरेट में, जुडिशरी में? क्योंकि इस पे डिस्कशन एक ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जब तक आपका करियर डिसाइड नहीं होता या आप एक गोल लेके नहीं चलते, आप उस डायरेक्शन में बढ़ नहीं पाओगे। अनडायरेक्शनल काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या आपने सोचा है, आपको कॉर्पोरेट या कहीं और कुछ और, क्या है आपके प्लान्स? सर जैसे 5 year LLB करने के बाद सबकी जैसे प्लेसमेंट्स लगती है, तो सब मेरा भी यही प्लान है कि एक अच्छा परफॉर्म करके अपने कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट लेना, उसके बाद फिर मैं जुडिशरी के लिए जाना चाहता हूँ। मेरा मेन मोटिव है कि मेरे को जुडिशरी में जाना है, और उसके लिए ऐसा नहीं है कि कहीं से भी LLB कर ली, ये बिल्कुल भी, मतलब इतनी रिसर्च तो तुमने करी ली होगी कि कहीं से भी LLB करने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। बिल्कुल, कहीं से भी LLB करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी मेरी सर से बात हो रही थी तो सर ने यही बताया कि LLB करने वाले बहुत पढ़े हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट अभी बच्चे को लगता नहीं है कि 3 साल की LLB है या 5 साल की, वो 5 साल के बाद उसको रियलाइज होगा। बिल्कुल, कि जब वो मार्केट में जाएगा। राइट, जब आप जॉब करने के लिए निकलते हो फिर वहां पता लगता है। चलो, तो इसलिए कहते हैं ना कि एक गोल सेट करके चलना चाहिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फर्दर जर्नी। आगे भी मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। जिस मोमेंट पे, जैसे अभी फादर से मोहित की बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इसको समझाइएगा कि आगे कॉलेजेस में भी अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखें, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर परफॉर्मेंस उस कैंपस के अंदर भी। मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले भी कहा आपको कि जब तक आप वहाँ परफॉर्मेंस नहीं दोगे, फिर वो प्लेसमेंट जो हर बच्चा सोच रहा है कि मुझे एक अच्छी डिसेंट प्लेसमेंट मिल जाए, वो नहीं मिल पाएगी। क्योंकि ऑब्वियसली 100% प्लेसमेंट का तो मेरे ख्याल से बहुत सारे कॉलेजेस में कोई सीन भी नहीं बनता। एनएलयू दिल्ली और बहुत कुछ ही ऊपर के क्रीमी कॉलेजेस होते हैं जो कहते हैं कि 100% प्लेसमेंट है, वहाँ भी बहुत हर साल नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि आपको परफॉर्मेंस वहाँ भी देनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। सो येस, ऑल द वेरी बेस्ट। वहाँ परफॉर्मेंस मेंटेन रखो आगे के फ्यूचर के लिए। आप को सबसे पहले तो यस, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई बिलीव बढ़िया हो, अभी बढ़िया हुआ है, आगे और बढ़िया हो, और क्या पता अभी फ्लोट वगैरह करने में कुछ भोपाल वगैरह मिल जाए। ठीक है, होपिंग फॉर द बेस्ट सर। हाँ, यस, भोपाल का वी ऑल आर होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच आए, और यहाँ एक मैसेज, इन्फॉर्मेशन कुछ शेयर किया, आपकी अपनी जर्नी बताई। थैंक यू सो मच सर।